हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अरिस्टोटल फॉल्सी क्या होती है। तो अरिस्टोटल एक ग्रीक थिंकर थे, उन्होंने ये बताया था, बल्कि उन्होंने एक लॉज ऑफ मोशन को इस तरीके से दिया था कि किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए किसी एरो को हम बो से रिलीज करते हैं, तो एरो के आगे वाली जो एयर है वो वापस पीछे आ करके इस एरो को पुश करती है, यानी फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये एरो आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन इनका जो आइडिया था वो फेल हो गया आगे चल करके, क्योंकि जब इसी एरो को वैक्यूम में रिलीज किया गया तो वैक्यूम में तो एयर होती नहीं है, लेकिन फिर भी जो एरो था वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला गया, जिससे ये प्रूव हुआ कि किसी भी एरो को मूव कराने के लिए या बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्चुअल में फोर्स की रिक्वायरमेंट तब होती है अगर किसी बॉडी को जब हम रिलीज करते हैं और ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स वो बॉडी की स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसकी स्पीड को अगर आपको मेंटेन करना है तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है उस रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, जिससे वो बॉडी फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चलती है। ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया पर आते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने दिया था ये लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, याद रखना है आपको, एनसीईआरटी में दे रखा है ये। तो मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी मैं डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ साथ में, और साथ साथ फॉर्मूले भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिन पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हुआ आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है। तो याद रखना है लॉ ऑफ इनर्शिया में आपको एक तो ये पॉइंट कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, याद रखिएगा। गैलीलियो ने क्या लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, उसका कंक्लूजन ये है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, एंड ए बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करना चाहती है। तो बॉडी की यही टेंडेंसी जो बॉडी के अंदर होती है उसी को कहते हैं इनर्शिया। जैसे रुकी हुई है तो वो अपने आप नहीं चलेगी, तो बॉडी की यही प्रवृत्ति कि वो रुकी हुई है वो कहलाती है उसका इनर्शिया। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो अपने आप रुक भी नहीं सकती है, तो बॉडी की यही टेंडेंसी कि चल रही है तो चलती ही रहेगी, अपने आप नहीं रुकेगी, यही बॉडी की टेंडेंसी कहलाती है इनर्शिया। अभी जो इनर्शिया होता है इसको हम कह सकते हैं मींस रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब कि इनर्शिया बॉडी की वो टेंडेंसी है, वो चेंज को रेजिस्ट करती है। कोई भी चेंज उसमें होने जा रहा है उसको वो रेजिस्ट करती है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि बॉडी अगर कोई रेस्ट पर है तो वो अपने आप नहीं चलती, तो यही उसकी रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो अपने आप नहीं चल रही है, वो उसका कहलाएगी इनर्शिया। और बॉडी में ये इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जैसे अगर लो हैवी बॉडी है तो उसको अगर हम चलाना चाहें तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी को चलाने के लिए। वो बॉडी जो है वो उसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर भारी बॉडी है तो उसको चलाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारी होने की वजह से, हैवी होने की वजह से उसका मास ज्यादा है, जिस वजह से वो हमारे अपोजिंग फोर्स को ज्यादा रेजिस्ट करे। ठीक है। तो इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने क्या दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन्स फॉर्मुलेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपको याद रखना है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो न्यूटन ने गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था उसी से इंस्पायर्ड होकर के दिया। Every body continues to be in state of rest or uniform motion in a straight line
अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। ठीक है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर रखी है तो रेस्ट पर ही रखी रहेगी, कंटिन्यूअस अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक कि उसको रोकने के लिए हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दें। यही कहलाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद बात आती है मोमेंटम की कि मोमेंटम क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। ठीक है, उसी को मोमेंटम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एम मास की बॉडी है, वी की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम वेक्टर पी इज इक्वल टू होगा एम वी। ठीक है, ये जो मोमेंटम होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। एसआई यूनिट इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। केजी होता है मास का और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अगर मोमेंटम और वेलोसिटी में हम एक ग्राफ बनाए तो रिलेशन है हमारे पास p इज इक्वल टू एम वी। अगर मास बॉडी का कांस्टेंट है तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मोमेंटम इंक्रीज करेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम इंक्रीज होगा। ठीक, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो बॉडी का मास और बॉडी की वेलोसिटी ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, m प्रोपोर्शनल टू 1/v, या फिर कह सकते हो v प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज करेगी, या जैसे जैसे मास डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और यही इक्वल टू एम ए के इक्वल होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ कंटेन करता है। कैसे? क्योंकि जो F इज इक्वल टू एम ए है ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो होगी। और यही तो फर्स्ट लॉ है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है तो या तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो रहेगा, या तो वो रेस्ट पर रखी होगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स आई इज इक्वल टू होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स वेरिएबल है तो इम्पल्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इम्पल्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। यहाँ पर एफ वो वेरिएबल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ पुटअप कर देंगे, और टाइम यहाँ इंटीग्रेट होगा टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एफ टी ग्राफ दे रखा है फोर्स और टाइम का, तो फोर्स और टाइम के ग्राफ में जो एरिया की वैल्यू होती है यही इम्पल्स की वैल्यू होती है। ठीक है, एफ डी टी, ये जो एरिया आएगा पूरा टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल, मतलब टी वन से लेकर टी टू तक टाइम एक्सिस के साथ, ये इम्पल्स की वैल्यू। ठीक है, इम्पल्स का यूनिट होता है एसआई यूनिट न्यूटन पर सेकेंड। ठीक, इतनी बात समझ आई। इसके बाद देखो एसआई एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इम्पल्स के दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।